ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, मेहसाणा और साथ ही साथ नवसारी में अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात गुजरात वासियों को दी, देशवासियों को दी। मेहसाणा की अगर बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां पर उनका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ और नवसारी में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। हमारे साथ अनिल बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। अनिल बंसल जी, अगर देखें तो चाहे अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का कार्यक्रम हो, स्वर्ण जयंती समारोह में 1.25 लाख से ज़्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। किस तरीके से अगर देखें तो जो एक शुरुआत सहकारिता आंदोलन की शुरू हुई पूरी देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, एक सफल सहकारी गुजरात का मॉडल सहकारिता का दिखता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन किस तरीके से अब देखते हैं कि एक सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ साथ पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने का भी कार्य वर्तमान सरकार कर रही है। देखिए, जो आरोप लगाते थे विरोधी, उनको एक 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 करके अपने काम से, अपनी जो योजनाएं हैं उन पर अमल है, अपनी गारंटी है, उससे प्रधानमंत्री जी ने एकदम ध्वस्त कर दिया है कि जो सोचते हैं, देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, वैसा नहीं है। और देश विकास की राह पर है। चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे सहकारिता का क्षेत्र हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में आज भारत तरक्की के रास्ते पर है। और गुजरात तो देखिए, शुरू से ही जब से उन्होंने 2001 में मुख्यमंत्री का पद संभाला था, भाजपा के लिए गुजरात एक मॉडल स्टेट बन गया था। और हर बार लोकसभा के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले भी भाजपा गुजरात को ही एक मॉडल स्टेट के तौर पर पेश करती थी कि जिस जी। तरह का विकास हमने गुजरात में किया है, अगर हम केंद्र में सत्ता में आए तो पूरे देश में उसी तरह का विकास करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा भी गुजरात के लोगों से, देखिए आपको तो 2001 से 2014 तक का अंदाज है, क्योंकि आपने देखा नहीं है, पर देश के बाकी हिस्सों में बहुत सारे हिस्से थे जहां बिजली का संकट था, पानी का संकट था। ये सब पिछले 10 साल में सरकार ने वहां काम करके दिखाया है। तो गुजरात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि औद्योगिक विकास के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, रोजगार के मामले में, वो आज वैश्विक पटल पर गुजरात छाया हुआ है। बिल, और जो नई परियोजनाएं हैं, देखिए जो दक्षिणी गुजरात है, ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। जी। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया उसका कि पहले की सरकार आदिवासी क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां के बारे में सोचती ही नहीं थी। और नवसारी जैसे जिले में आज इतना बड़ा जो पीएम मित्र पार्क, जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी है, और ये जब ये विकसित होगा तो कितना बड़ा, उन्होंने कहा कि निर्यात करेंगे और सारे सब चीजें एक ही जगह, लोगों को रोजगार मिलेगा। जी। इस एक तरह का, जैसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जैसा है ये। जी। और दूसरी जो बड़ी बात हुई, गुजरात में जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुआ, सारी दुनिया इसको देखकर हैरान रह जाती है कि कभी कल्पना कौन करता था कि गुजरात में जो जी। ये विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा, और गुजरात में जो सोलर एनर्जी है, उसका इतना बड़ा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने विजन देखा 2002, 3, 4, 5 में, एक दशक बाद आज हालत यह है कि गुजरात बिजली उत्पादन के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। और गुजरात की विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को पूरे देश के दूसरे राज्य एक मॉडल के रूप में अपना रहे हैं। और तो वो ये जो, पूरे देश भर में कहीं ना कहीं लागू करने का प्रयास भी है। जिस तरीके से सौर ऊर्जा संबंधित सोलर पैनलों को लगाने की बात पूरे देश भर में चल रही है। हमारे साथ जपन पाठक जी जुड़ चुके हैं। जपन पाठक जी, इससे पहले बंसल साहब कह रहे थे कि किस तरीके से गुजरात का, चाहे वो सहकारिता का मॉडल हो, चाहे वो कोऑपरेटिव के साथ साथ विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मॉडल हो, या फिर टेक्सटाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का मॉडल हो, आज बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत हुई नवसारी में। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्र की शुरुआत हुई। तकरीबन अगर देखें तो स्पिनिंग से लेके वहाँ पर एक वैल्यू चेन एडिशन और साथ ही साथ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी कि चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे निर्यातक हो, सबको एक ही जगह पर इस तरीके की सुविधाएं मिल सके। पहला देश का ऐसा पीएम मित्र इंटीग्रेटेड पार्क है अपैरल इंडस्ट्री से। सूरत को डायमंड के लिहाज से पूरी दुनिया देख रही है। किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र का, नवसारी और दक्षिण गुजरात का, सूरत और सीरत दोनों बदलेगी इस योगदान से? जी देखिए, ऑर्गेनिकली तो हम जानते ही है कि देश में कई जगह पे कई इंडस्ट्रीज जन्म लेती है और फिर उसका विस्तार होता है। लेकिन जब वो ऑर्गेनिकली वो इंडस्ट्री बढ़ती है तो और कई सारी चैलेंजेस आती है। ये जो पीएम मित्र पार्क बनेगा वो प्लान्ड तौर पे बनेगा, यानी उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप कितनी दूरी पर पोर्ट है,
अगर आपको क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो जैसे हम काकरापार तो है ही, लेकिन हम पड़तर जमीन पर साइड में वो भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको स्किलिंग की जरूरत है तो वहां पे स्किल का भी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन हो। अगर सारे मजदूर आएंगे, इंजीनियर आएंगे, तो उनको रहने का भी एक कॉलोनी हो। तो ये एक तरह से, अगर उसकी पावर रिक्वायरमेंट है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा लैंड चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसको फिर फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी चाहिए, कच्चा माल आने के लिए और तैयार माल जाने के लिए। तो और कपास तो गुजरात में हम जानते हैं कॉटन का बहुत ही बड़ा उत्पादन सौराष्ट्र में होता है, तो रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो उस तरीके से भी सूरत, आपने कहा कि डायमंड का तो बड़ा सेंटर है, लेकिन टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा सेंटर है। जी जैसे जरी उद्योग है, रेडीमेड गारमेंट्स है, वो सब सूरत में बहुत बड़े पैमाने पे उसका व्यापार चलता है। वहां का टेक्सटाइल मार्केट भी सूरत का काफी जाना माना है, पूरे देश में वहां से कपड़ा जाता है, फिनिश प्रोडक्ट्स जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि फिनिश प्रोडक्ट सूरत में होती है, कपास सौराष्ट्र में उगता है। उसके सिवा आप देखें तो पॉड्स नजदीक है, जेएनपीटी नजदीक है। यहाँ से आप कंडला जाएंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वहां पे आएगा। अगर जी बड़े बिजनेसमैनों को आना जाना है तो बुलेट ट्रेन भी चालू हो जाएगी। सूरत जैसा एक बड़ा शहर है तो सोशल लाइफस्टाइल भी लोग एंजॉय कर पाएंगे अगर क्वालिटी लोग, बड़े लोग आते हैं टेक्सटाइल पार्क में। तो आप पूरा ही चीज देखें तो उसको एक इंटीग्रेटेड तौर पे प्लान्ड तरीके से ये पूरा पीएम मित्रा पार्क डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। पूरे ही प्रोविजन है, यूटिलिटी एरिया कितना होगा, हाउसिंग एरिया कितना होगा, स्किलिंग एरिया कितना जी होगा, जी मैन्युफैक्चरिंग 50% लैंड में होगा। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड तौर पे पीएम मित्रा पार्क को कंसीव किया गया है, और पूरे साउथ गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत को इससे लाभ होगा, क्योंकि टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है, जिसमें हम बांग्लादेश के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, मलेशिया के साथ विश्व के बाजार में कंपटीशन कर रहे हैं, तो क्वालिटी भी यहाँ बढ़ेगी क्योंकि एक क्वालिटी इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। जी और काफी सारी दिक्कतें टेक्सटाइल उद्योग की इस डेस्टिनेशन पे आके खत्म होगी। निश्चित तौर से। अनिल बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें बहुत सारी आधारभूत संरचनाओं के विकास, चाहे वो रेल, सड़क, पेयजल, इनसे रहे, लेकिन काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के यूनिट 3 और यूनिट 4 का भी लोकार्पण किया गया। भारत अपनी प्रतिबद्धता पूरी दुनिया के सामने क्लीन एनर्जी के लिहाज से, प्रधानमंत्री जी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह चुके हैं कि हम नेट ज़ीरो भी हासिल करेंगे आने वाले दशकों में। किस रूप से देखते हैं कि भारत की प्रतिबद्धता, केवल यूनिट 3 यूनिट 4 का ही लोकार्पण नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने एक बार फिर देखा है कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत कितना प्रतिबद्ध है, केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष तौर पर उल्लेख किया, जो बहुत गर्व की बात है, उन्होंने कहा कि जो रिएक्टर हैं, जो 2 आज चालू हुआ उत्पादन, वो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। उसमें कोई विदेशी तकनीक या किसी तरह का टेक्निकल नो हाउ ये उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते जो कदम है, उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। कभी हम परमाणु बिजली घर लगाते थे तो पूरी तरह से जो विकसित देश है उनकी दया और सहयोग पर निर्भर करते थे। आज इस हालत में हम पहुंच गए हैं, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम हो ही गए हैं। हम अपने रिएक्टर खुद बना रहे हैं, ये कोई बहुत छोटी जी उपलब्धि नहीं है। जो रिएक्टर जो आज बने हैं, चालू हैं, तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुजरात में लोग अब बिजली बेचेंगे, अपनी छत पर वो सोलर पैनल लगाएंगे, सरकार उनको फंड पैसा भी देगी लगाने के लिए, वो अपनी बिजली को इस्तेमाल कर पाएंगे, जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार लेगी। तो ये भी एक तरह के आय का, इसमें क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी भी है, आत्मनिर्भरता का एस्पेक्ट भी है, और ऊर्जा के विकास का भी क्षेत्र है, और लोग जो हैं वो इससे आमदनी भी कर पाएंगे। ये जैसे कहते हैं बहुविविध आयामी योजनाएं, कि हमारे पास छत है तो वो भी एक हमारी आय का, कमाई का स्रोत हो सकता है, जी देश के विकास में उसका भी योगदान हो सकता है। तो ये दूरदृष्टि है, बेसिकली एक बड़ा विजन है। जब आप दूरगामी योजनाएं बनाते हैं, हर चीज का उपयोग, देश के संसाधनों का पूरा उपयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, तो ये कोई दूरदृष्टा ही इस तरह का विजन रख सकता है। और जी गुजरात में उन्होंने 14 साल ये किया था, अब पूरे देश में उसका वो लागू करके दिखाया है और कर रहे हैं। जी पिछले 1 दशक में उन्होंने कहा भी कि मोदी की आज गारंटी यही है कि वो पूरा होने की गारंटी है, जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। जी आखिरी सवाल जपन पाठक जी आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ विकास की साक्षात धरातल पर उसकी एक समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से लोग देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, और वो परियोजनाएं केवल शिलान्यास ही नहीं, उनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। एक वो दौर था जबकि चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं कि डीबीटी के जरिए
बगैर लीकेज के सीधा लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। लेकिन जो परिवारवादी मानसिकता थी उसमें कहीं ना कहीं क्षमता को, समाज की क्षमता को, युवा की क्षमता को, आदिवासियों की क्षमता को, वंचित लोगों की क्षमता पर, उस पर भी कुठाराघात हुआ। किस रूप में देखते हैं अब उन सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ? जी देखिए, दक्षिण गुजरात में आदिवासी विस्तार भी बहुत बड़ा है और प्रधानमंत्री ने इस रेफरेंस में ये कहा कि एक समय पे क्या परिस्थिति थी। बिजली आपको लगातार नहीं मिलती थी और जब जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ पे तब वो ज्योति ग्राम योजना लाए और उसके बाद बिजली मिलना शुरू हुई। यहाँ के दूरस्थ में आदिवासी विस्तार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो पेरिफेरी एरिया है। किसी भी राजधानी के नजदीक का एरिया हो वो तो समृद्ध हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने मछुआरे, आज उन्होंने उल्लेख भी किया कि मछुआरे हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं या फिर जो आदिवासी विस्तार के गांव है, उसको कैसे इस सरकार ने एड्रेस किया, उसकी डेवलपमेंट नीड्स को। कभी साइंस की स्कूल नहीं हुआ करती थी, तय किया गया कि आदिवासी इलाकों में साइंस की स्कूल्स होगी। कभी बिजली की समस्या थी, कभी पानी की समस्या थी। 200 मंजिला ऊंचे पाइपलाइन से लिफ्ट करके नीचे से ऊपर हिल पे पानी पहुंचाया जाता है। 2022 में ही उस परियोजना का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। जी। थोड़े से फैमिली वहां के ट्राइबल रहते हैं, लेकिन उनको भी ये लाभ मिलेगा। दूसरा, पास्ट गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट का अप्रोच का मैं फर्क अगर बताऊं, या अभी भी कुछ राज्यों में है कि फ्री 300 यूनिट की बिजली आपको जी। गवर्नमेंट दे दे और गवर्नमेंट उसका खर्चा वहन करे। लेकिन आज मैं जहां पे बैठा हूं, मुझे बिजली कंपनी पैसा देती है। हमारे घर पे यहाँ पे छत लगी है, छत पे सोलर रूफटॉप लगा है। तो जी। आज प्रधानमंत्री ने उस बात का भी उल्लेख किया। ये अप्रोच का फर्क देखिए आप, कि 300 यूनिट बिजली आप अपने आप जनरेट करेंगे, सरकार उसके लिए मदद लेगी, एक सस्टेन्ड और क्लीन सॉल्यूशन होगा। और उसके अतिरिक्त अगर आप बिजली पैदा करेंगे तो वो आप बेच भी सकेंगे, बेच उससे भी पैसा सकेंगे। भी कमा पाएंगे। जी। तो यह एक दूरस्थ गांव से लेके छोटे शहर के विकास का यह मॉडल, यह फर्क प्रधानमंत्री ने आज बाखूबी समझाया। और इसका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयोग किया जा रहा है। किस तरीके से चाहे वो किसान हो, वो अपने खेतों में पंपिंग सोलर पंप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी योजना शुरू की जा रही है कि सोलर पैनल के जरिए प्रधानमंत्री सौर घरों का निर्माण करके लोगों को आत्मनिर्भर किया जा सके ऊर्जा क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद जपन पाठक जी और बंसल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज गुजरात के दौरे में, जहां उन्होंने मेहसाणा में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और नौसारी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो वहीं पर मोटेरा स्टेडियम में उन्होंने 1.25 लाख से अधिक किसानों को संबोधित करते हुए गुजरात के दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी यानी विकास को वास्तव में धरातल पर लाने की गारंटी है, शोषित पीड़ित वंचित लोगों के विकास की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है। अनेक अनेक अपने संबोधनों में उन्होंने एक बार फिर आश्वस्त किया कि किस तरीके से सरकार पिछले 10 वर्षों में विकास की नई गाथा लिख रही है। तो इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।